बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है क्रिया तथा क्रिया के भेद पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किस प्रकार निर्माण होता है, क्रिया के भेद कितने होते हैं। चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही थी, धूप निकल रही थी। इन वाक्यों में ध्यान से आप देखें तो जो लाल रंग में रंगे हुए पदबंध हैं वे क्रिया के पदबंध हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा हुई जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने का सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है, वह क्रिया कहलाता है। अर्थात क्रिया केवल गति का बोध नहीं कराती बल्कि वह कार्य कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, इस बात का भी बोध कराती है। क्रिया पदबंध, मैंने आपको बताया था कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्यों में बांध दिया जाता है, तब वह उस वाक्य का पद कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रिया के भी पदबंध होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ जब लगी रहती हैं तो उन्हें क्रिया का पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं में खेल रहे और हैं तीनों क्रियाएं ही हैं, परंतु दो से अधिक होने के कारण ये क्रिया के पदबंध कहलाएंगे। मुख्य क्रिया, क्रिया पदबंध का वह अंश जो मुख्य क्रिया का बोध कराए, अर्थात एक मूल क्रिया का बोध कराए। जैसे जाएगा एक क्रिया है जो कि जा धातु से मिलकर बनी है, इसलिए जो मूल धातुएं होती हैं वही मुख्य क्रिया कहलाती हैं। जैसे जाना में जा मूल धातु है, इसलिए यह मुख्य क्रिया कहलाएगी। सहायक क्रिया अर्थात सहायता देने वाली क्रिया, क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया या धातु को अलग करने के बाद जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। अर्थात जो क्रिया का पदबंध है उसमें से मूल क्रिया को आप निकाल लेंगे और जो भी शेष बचेगा वह सहायक क्रिया कहलाएगा। जैसे जाएगा में मूल धातु जा को निकाल लेने पर एगा बचता है जो कि सहायक क्रिया है, जो क्रिया की सहायता के लिए लगाई गई थी। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला कर्म की आवश्यकता के आधार पर और दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। कर्म की आवश्यकता के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्मक मूल शब्द है, उपसर्ग लगा है। उपसर्ग जिस शब्द के पहले लगता है उसका नकारात्मक भाव पैदा करता है, अर्थात अकर्मक का अर्थ हुआ कर्म के बिना और सकर्मक का अर्थ हुआ कर्म के साथ। तो यहाँ हम जानेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। क्रिया के दोनों भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है अथवा नहीं, अर्थात क्रिया जो हो रही है उसको कर्म की आवश्यकता है या नहीं, इस आधार पर ये भेद होते हैं। वाक्य में कर्म उपस्थित है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वाक्य में उपस्थित क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो वह सकर्मक कहलाती है और यदि उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती तब वह अकर्मक कहलाती है। जैसे सलीम कहता है मदन से, मदन तुम क्या कर रहे हो? तो मदन उत्तर देता है मैं चाय पी रहा हूं, तुम पियोगे? यहाँ पे मदन के उत्तर में पी रहा हूं क्रिया है और वाक्य में ही इसका कर्म भी दे दिया गया है। मैंने बताया था कर्म की पहचान कैसे करें। क्रिया से जब क्या, किसे, किसको प्रश्न पूछेंगे तो कर्म उत्तर आएगा। क्या पी रहा है? चाय पी रहा है, तो यहाँ कर्म चाय हुआ। तो यहाँ पे तो वाक्य में ही कर्म मिल गया, अर्थात यहाँ क्रिया कर्म के साथ आई है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तुम पियोगे, यहाँ पियोगे, तुम पियोगे वाक्य में, उपवाक्य में पियोगे से अगर प्रश्न पूछा जाए क्या पियोगे, किसे पियोगे, किससे पियोगे, यदि प्रश्न को हम वाक्य में खोजें तो वाक्य में से उत्तर नहीं आएगा, लेकिन यदि हम पूछें क्या पियोगे तो उत्तर आता है चाय पियोगे।
ठीक, परंतु इस उपवाक्य में चाय दिया नहीं है, परंतु क्रिया को कर्म की आवश्यकता तो है, क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं क्या पियोगे, तो उत्तर आना तय है कि कुछ पिएगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, कुछ तो पिएगा। तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता क्रिया को है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी पीना। अकर्मक तथा सकर्मक की पहचान किस प्रकार से करें? बहुत ही आसान है। आपको केवल क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न पूछना है, और यदि वह क्रिया उत्तर देती है, उत्तर के रूप में कर्म की पहचान करती है या कर्म की आवश्यकता ग्रहण करती है, तो वह सकर्मक कहलाएगी। और यदि प्रश्न पूछने पर कोई भी उत्तर नहीं आता तो वह अकर्मक कहलाएगी। अकर्मक किया देखिए, जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, यहां हंस रहे हो क्रिया है, और क्रिया से हम प्रश्न पूछेंगे क्या हंस रहे हो, कोई उत्तर नहीं आएगा। किसे हंस रहे हो, कोई उत्तर नहीं आएगा। किसको हंस रहे हो, कोई उत्तर नहीं आएगा। अर्थात जब उत्तर ना आए तो वह क्रिया अकर्मक हुई। दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, किसको दौड़ता है, तो यहां भी उत्तर नहीं आया। क्या सोती है, किसे सोती है, किसको सोती है, इसमें भी उत्तर नहीं आया। अर्थात इन तीनों में, इन पांचों में जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। जबकि सकर्मक के रूप में देखें, पहला उदाहरण, मैं फिल्म देख रहा हूं, तुम कब देखोगे। यहां देखिए, शुरू में देखिए कुछ शब्द हैं, कुछ क्रियाएं हैं, जैसे खाना, पीना, देखना, करना, लेना, देना, लिखना, खरीदना, बेचना, धोना, लाना आदि। ये सभी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। हम कैसे पहचान करेंगे? हम खाना के आगे लगाएंगे क्या खाना, किसे खाना, किसको खाना, तो उत्तर जरूर आएगा। जैसे क्या पीना, पानी पीना, क्या देखना, टीवी देखना, फिल्म देखना। तो इस प्रकार जब उत्तर आएगा प्रश्न पूछने पर तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अर्थात ये क्रियाएं बिना कर्म के पूरी नहीं होती। ठीक, जैसे मैं फिल्म देख रहा हूं, तुम कब देखोगे। यहाँ देख रहा हूं क्रिया है, हम प्रश्न पूछेंगे क्या देख रहा हूं, तो फिल्म देख रहा हूं। फिल्म देख रहा हूं, यहाँ उत्तर आ जा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया हुई। यहाँ देखिए, देखोगे से प्रश्न पूछेंगे उपवाक्य में दूसरी क्रिया से, क्या देखोगे, कब किसे देखोगे, किसको देखोगे, तो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न पूछने पर उत्तर भी आ रहा है, फिल्म देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखना एक सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार सब लड़कियों ने गीत गाया था, क्या गाया था, गीत गाया था, यहाँ भी उत्तर आ गया। क्या गाया था, गीत गाया था, यहाँ भी उत्तर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार जब उत्तर आ जाएगा क्रिया से पूछने पर तो वह सकर्मक कहलाएगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अर्थात जब क्रिया का प्रभाव केवल एक कर्म पर पड़े या क्रिया को केवल एक कर्म की आवश्यकता पड़े तो वहां एक कर्मक क्रिया कहलाती, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे धोबी ने कपड़े धोए, हम पूछेंगे क्या धोए, कपड़े धोए, किसे धोए, किसको धोए, इस पे भी नहीं आया, क्या धोए पे आ गया, कपड़े धोए, तो यहाँ एक कर्म है कपड़े। नौकर ने आज काम नहीं किया, क्या किया, किसे किया और किसको किया, तो यहाँ पे काम किया, उत्तर आ रहा है सकर्मक है और एक कर्म। दूसरा उदाहरण, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अर्थात जब वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ सकर्मक क्रियाएं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों कर्मों की आवश्यकता का अनुभव करती हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया करते हैं। अर्थात जब क्रिया को दो कर्मों की आवश्यकता हो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, दो कर्मों की आवश्यकता हो, तो वहां पे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने बच्चे को मिठाई दे, माँ बच्चे को मिठाई दे रही है, यहाँ दे रही है मुख्य क्रिया है। हम प्रश्न पूछेंगे क्या दे रही है, मिठाई दे रही है, एक कर्म आ गया। किसे दे रही है,
बच्चे को दे रही है तो 2 कर्म आ गए। इस प्रकार यहाँ द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। पिताजी ने पड़ोसी को सोफा बेचा। क्या बेचा? सोफा बेचा। किसे बेचा? पड़ोसी को बेचा। तो यहाँ 2 कर्म आ गए। ठीक, इस प्रकार जब 2 कर्म आए किसी वाक्य में तो वहां द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना अर्थात बनावट के आधार पर क्रिया किस प्रकार से बनी हुई है। पहला है सरल क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सामासिक क्रिया, चौथा है मिश्र क्रिया, पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया और छठवां है नामिक क्रिया। क्रिया सिंपल वर्ब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वह क्रियाएं होंगी जो अपने मूल रूप में आई होंगी वाक्य में। जैसे मैंने पत्र लिखा, यहाँ लिखा मूल क्रिया है, इसके साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा है, कोई संयुक्त क्रिया नहीं लगी है। सब लोग घर पर गए, यहाँ भी अपने मूल अर्थ में क्रिया आई है, इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं को सरल क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया अर्थात जुड़ी हुई क्रियाएं। संयुक्त क्रिया में ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 सरल क्रियाएं होंगी, जैसे आ जाना, कर लेना। आ जाना में आ एक है और जाना दूसरी सरल क्रिया है और दोनों मिलकर वाक्य में आएंगी। परंतु संयुक्त क्रिया की विशेषता है कि जो पहली सरल क्रिया होगी, जैसे आ जाना में आ, यह वाक्य में अपना अर्थ स्पष्ट करेगी और बाद वाली जो सरल क्रिया है जाना, वह अपना अर्थ नहीं देगी। जैसे आ जाने का अर्थ है आना और जाना नहीं है, बल्कि आ जाना का अर्थ है आने से। इस प्रकार जो पहली सरल क्रिया होगी वाक्य में वही अपना अर्थ देगी और जो बाद वाली क्रिया है वह वाक्य में उस क्रिया का की छटाओं में एक रंग भर देती है। इसको हम आगे जानेंगे क्यों। जैसे मेहमान आ गए, मेहमान आ टपके, यहाँ आ गए एक संयुक्त क्रिया है, यहाँ आ टपके एक संयुक्त क्रिया है। दोनों का अर्थ है मेहमान के आने का, लेकिन यहाँ मेहमान आ गए सम्मान सूचक अर्थ व्यक्त होता है, जबकि मेहमान आ टपके यहाँ शायद वह नहीं चाहता था कि मेहमान आए और यहाँ मेहमान आ टपके। तो इस प्रकार जो बाद की सरल क्रियाएं हैं वे काफी अर्थों में वाक्य के अर्थ को बदल देती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामासिक या समस्त क्रिया। सामासिक क्रिया का तात्पर्य ऐसी क्रियाएं जो समास के द्वारा निर्मित हों। जैसे द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे लिख पढ़ में बीच में योजक चिन्ह है, दोनों अपने आप में विपरीत तथा प्रधान है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, वह चल फिर लेता है, वह उठ बैठ लेता है। जब 2 क्रियाएं आए, दोनों स्वयं में प्रधान हो और दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगा हो, तो वे सामासिक या समस्त क्रिया कहलाती हैं। मिश्र क्रिया अर्थात मिली हुई क्रिया। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद कोई क्रिया लगाई जाती है तो वह मिश्र क्रिया कहलाती है। जैसे भूख लगना, भूख संज्ञा शब्द है और लगना एक क्रिया है, दोनों मिलकर मिश्र क्रिया का निर्माण करते हैं। अपना लगना सर्वनाम अपना है और लगना एक क्रिया है, दोनों मिलकर मिश्र क्रिया अपना लगना बनाते हैं। अच्छा लगना, अच्छा एक विशेषण है और लगना क्रिया है, तो यहाँ दोनों मिलकर मिश्र क्रिया का निर्माण करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया 5वां है। प्रेरणा का अर्थ है प्रेरणा देना। इसमें यह समझने की आवश्यकता है, इसमें जो एक व्यक्ति द्वारा प्रेरणा दी जाएगी तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। जैसे लड़की मशीन को चलाती है, यहाँ लड़की मशीन को चला रही है, वह हाथ से चला सकती है, यह कार्य जो है लड़की के द्वारा किया जा रहा है। लड़की बच्चे को चलाती है, यहाँ कार्य जो है चलने का कार्य बच्चे कर रहे हैं और लड़की केवल बच्चे को प्रेरणा दे रही है। इस प्रकार यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। माँ बच्चे को चलाती है, माँ स्वयं नहीं चलती, क्रिया माँ द्वारा नहीं की जाती बल्कि बच्चे द्वारा की जाती है, परंतु माँ इसमें प्रेरणा देती है। माँ नौकर से बच्चे को चलवाती है। इसमें देखिए, ना तो माँ क्रिया कर रही है ना नौकर क्रिया कर रहा है, चलने का कार्य बच्चे कर रहा है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी।
छठवां और अंतिम है नामिक क्रिया। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को नाम के नाम से जाना जाता है। अर्थात वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर क्रिया का निर्माण करती हैं, वे शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर जब नई क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे लालच एक संज्ञा शब्द है, इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया क्रिया ललचाना। झूठ संज्ञा शब्द है, इसके अंत में लाना प्रत्यय लगा तो बन गया झुठलाना। अपना सर्वनाम शब्द है, इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया अपनाना। गरम विशेषण शब्द है और इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया गरमाना। तो इस प्रकार जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं तो वे नामिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से रचना होती है क्रियाओं की। आप इसके अभ्यास को करने का प्रयास करिएगा।